नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में 13 नवंबर को होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। दरअसल ये 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार की जनता का मिजाज क्या है, उनकी सोच क्या है, किस ओर उनकी सोच जा रही है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, इन तमाम चीजों का पता इन 4 सीटों से लग सकेगा। कहते हैं ना कि चावल पक गया है कि नहीं, हम कुछ चावल को छू करके पता कर लेते हैं कि चावल पका है या नहीं, भात तैयार हो गया है या नहीं। उसी तरीके से माना जा रहा है कि 4 सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो निश्चित तौर पर इंडिकेटर होंगे। इस सब के बीच एक अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में होगी। अब पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो कितनी कारगर होती है, वो कितना वोट काटते हैं, किसका वोट काटते हैं, ये भी बहुत असरदार साबित होगा। यह भी ये बताने के लिए काफी होगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितने पानी तक पहुंच पाए हैं। तो इस बार का चुनाव, और वो भी 4 सीटों पर चुनाव, बहुत कुछ इशारा करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक नए राजनीतिक दल के नेता के तौर पर उभरे हैं। पिछले 2 साल से वो काफी मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत क्या रंग लाता है, ये 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से भी पता चल पाएगा। और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बता दें एनडीए में इस बात को लेकर के भी गहमा गहमी है कि आखिरकार एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हुए हैं या नहीं। 2020 में जिस तरीके से एनडीए के घटक दल जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान काम कर रहे थे, क्या इस बार उस तरह की कोई बात तो नहीं होगी? इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जा रहा है जो काम चिराग पासवान कर रहे थे वो प्रशांत किशोर कर सकते हैं, और वो आरसीपी सिंह की आने वाली नई पार्टी भी कर सकती है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि इन 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव क्या इशारा करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, उसके बाद बचे समय में जो अन्य पार्टियां हैं अपने आप को कितना तैयार कर पाएंगी, ये हम आपको बताएंगे। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 4 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत के करीब है। इन तमाम बातों को हम बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप झा जी। रवि उपाध्याय जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। 4 सीटों पर चुनाव है। आप देखें, अगर हम सीट दर सीट बात करना शुरू करें तो सीट दर सीट बात करने पे एक चीज तो बहुत साफ तरीके से हमें दिखाई पड़ता है, वो ये है कि तरारी में एक तरफ से बीजेपी भूमिहार उम्मीदवार उतार रही है, तो प्रशांत किशोर राजपूत उम्मीदवार उतार रहे हैं, और महागठबंधन की तरफ से राजू यादव उतर रहे हैं, सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि तरारी में होने क्या जा रहा है। क्या सवर्ण मतदाता बट जाएंगे? जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके पिता पर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का भी आरोप था, सुनील पांडे पर। क्या इस वजह से भूमिहार उनको वोट नहीं करेंगे? अगर हम तरारी की बात करें, सीट दर सीट बात करें, तरारी में आपको भारी कौन नजर आ रहा है, और प्रशांत किशोर की पार्टी कहां नजर आएगी? क्या जीतने की भूमिका में है क्या? अगर नहीं है तो किसको ज्यादा डेंट पहुंचाने जा रही है, जरा इस बारे में बताएं। तरारी में पंकज जी, जो हमको जो अभी दिखाई पड़ रहा है तरारी के बारे में, हम जो इधर हमको जो फीडबैक है, और विशाल प्रशांत, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तरारी में कोई पहलवान नहीं था,
इस लिहाज से वो सुनील पांडे के बेटे जो पूर्व विधायक थे, जो उनको अपने पाले में ला करके और विशाल प्रशांत को जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने तरारी में उम्मीदवार बनाया। और देखिए, राजू यादव जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, वह पुराने पहलवान हैं, पुराने लड़ाके हैं, वो पुराने लड़ते भी रहे हैं और उनकी पैठ है, उनकी जो हम बात कहते हैं वहां पर वोट का जो समीकरण है। लेकिन सब खेल को बिगाड़ दिया है प्रशांत किशोर ने, किरण देवी को उम्मीदवार बना करके। किरण देवी की पहचान ये है कि वह महिलाओं के बीच में वो बहुत उनके नाम की चर्चा है, क्योंकि वह सिलाई मशीन जो सब महिलाओं को वह सिलाई मशीन पहले से देती रही है वो, और सबको माने जो घरेलू सिलने का जो काम करने की दक्षता के बारे में और नौकरी के नाम पर भी कुछ कुछ जितना उनसे बन पड़ता है सेल्फ वो वहां पर तरारी में करती हुई। तो निश्चित रूप से किरण देवी जिस समाज से आती हैं वह राजपूत समाज से हैं, तो वह निश्चित रूप से राजपूत समाज का वोट आपको विशाल प्रशांत को उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, वहां पर उसी तरारी से लेफ्टिनेंट अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को भी प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनका वोटर लिस्ट में संभवतः नाम नहीं था, इसलिए वो नहीं बने। लेकिन वह लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह कह रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया को किरण देवी के लिए गांव-गांव, और वो पदयात्रा और हर घर को नॉक कर रहे हैं। तो किरण देवी एक जो तरारी विधानसभा में, जितनी बात हम पंकज जी समझ रहे हैं, वो एक जाना पहचाना फैमिलियर है, लेकिन वोट वहां पर आपको कुछ न कुछ, वो सारा वोट तो नहीं कटेगा, लेकिन ये बात कहा जा सक रहा है अभी। अब आगे क्या होगा, अभी समय है चुनाव में, लेकिन विशाल प्रशांत को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी, जो हमको जो दिखाई पड़ रहा है विशाल प्रशांत को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रदीप झा जी, ये बताइए, राजू यादव तो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, 4 लाख वोट ला भी चुके हैं, पिछले बार लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे। राजू यादव भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स किए हैं, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तो राजू यादव क्या तरारी से कमजोर कैंडिडेट नजर आते हैं? वो भी तब जब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आरजेडी उनको सपोर्ट कर रही होगी, सीपीआई-एमएल के एमपी हैं वहां से सुदामा प्रसाद, और इधर तो भूमिहार कैंडिडेट भी है, राजपूत कैंडिडेट जनसुराज पार्टी से हैं। क्या सवर्ण मतदाताओं का वोट नहीं बटेगा? एक बड़ा सवाल है। क्या हमें यह देखना पड़ेगा कि राजू यादव जो कि चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं, क्या उनको पहले भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के तमाम तरह की पॉलिटिक्स का अनुभव है, तो क्या इस वजह से भी वो भारी नहीं पड़ेंगे बाकी 2 उम्मीदवारों पर? आपको कौन भारी दिखाई पड़ रहा है तरारी में? परिणाम आने तक हमारे लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जीत किसकी होगी, लेकिन इतना तय है जो तरारी का जो समीकरण रहा है और 3-4 चुनावों से अगर हम उस विधानसभा सीट का इतिहास देखते हैं तो फिर एक बात तय लगती है कि मुकाबला वहां काफी रोचक होने वाला है और नजदीकी लड़ाई रहेगी। आपने देखा पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जीत और हार के बीच 11,000 वोट का लगभग अंतर था, और वो 11,000 वोट का जो अंतर था वो उतना ही वोट था जितना वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार जो कौशल कुमार विद्यार्थी थे उनको मिला था। और कौशल कुमार विद्यार्थी भी उसी जाति से आते थे जिस जाति से सुनील पांडे आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, वहां के परिणाम का अनुमान लगाने के लिए एक और विषय ध्यान में रखना होगा कि एक तो मैंने कहा कि जैसे सवर्णों के वोट में पिछले बार बंटवारा था, बीजेपी का भी प्रत्याशी उम्मीदवार चूंकि कौशल विद्यार्थी जो है उस भूमिहार जाति से ही आते थे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो पिछली बार जो माले के उम्मीदवार थे सुदामा प्रसाद, चूंकि बिहार की राजनीति का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो जाति को थोड़ा सा कम करके आंकने में या उसको अधिक आंकने में गलती हो सकती है, लेकिन हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। तो सुदामा प्रसाद जाति के आधार पर देखेंगे तो वैश्य बिरादरी से आते थे। निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि जाति के नाम पर जो है कुछ न कुछ वोट जो है वो तो निश्चित रूप से कटा होगा, और वो वोट जो है सुदामा प्रसाद को गया होगा। और पारंपरिक रूप से अगर हम देखते हैं पंकज जी, तो जो वैश्य वर्ग का वोट है वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के का वोटर रहा है।
ठीक है, तो एक परिस्थिति आई। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो फिर निश्चित रूप से अगर हमें दिखाई ये पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थोड़े से एज दिखता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। चलिए, आप अपनी बात कह दिए, आप अपनी बात कह दिए, ये बिल्कुल सही बात है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कहना कि कौन जीत रहा है ये मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये तो आकलन कर सकते हैं कि कौन भारी दिख रहा है, पर असली में तो मालिक मतदाता है। वो अंत समय में क्या फैसला लेगा, जनता ही जनार्दन है। आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता कि उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर बेहतर नहीं कर पाते हैं, वोट कटवा के रूप में भी इफेक्टिव वोट नहीं काटते हैं, तो फिर जब मुख्य चुनाव आएगा तो उनको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? तरारी में किरण देवी ने खूब सिलाई सिखाया है, सिलाई मशीन बांटा है, उनके लिए लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह प्रचार कर रहे होंगे, सारी बातें। लेकिन इस सब के बावजूद तरारी में आपको प्रशांत किशोर की पार्टी का असर क्या दिख रहा है और आप किसको भारी देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, अभी का जो तरारी का सीन है, जितने उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, उसमें सबसे भारी राजू यादव। क्यों कि फॉरवर्ड का वोट बटेगा एनडीए के कैंडिडेट सुनील पांडे के बेटे में और किरण देवी के अंदर। अब ये देखना है कि जन स्वराज पार्टी बैकवर्ड वोट कितना अपने तरफ खींच पाती है। उन्होंने जो मेहनत की है उसका क्या रंग आता है, ये अभी एक तरीके से गर्त में है, छिपा हुआ है। चुनाव के परिणाम बताएंगे कि उस वर्ग में इन्होंने अगर सेंध मारी है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा के जो आगामी चुनाव होंगे उसमें जन स्वराज एक बड़ा फैक्टर के रूप में उभरेगा। लेकिन ये 4 चुनाव इनका लिटमस टेस्ट होगा कि ये देखिए, बिहार का टोटल पॉलिटिक्स जातिगत होता है। ये सिद्धांत उद्धांत की बात सब ताक पर रख दी जाती है। तो ये देखना होगा कि जन स्वराज पार्टी ये जो 4 चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें क्या रंग दिखाती है, उसके ऊपर बिहार की आगामी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहने की स्थिति में हम लोग हो सकते हैं। अभी इनका ये लिटमस टेस्ट होगा कि ये किस किस वर्ग का वोट अपनी तरफ खींच पाते हैं। चलिए, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं रवि उपाध्याय जी से एक सवाल करना चाहूंगा। रवि जी, आप ये बताएं कि राजू यादव समाज से आते हैं, माले की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वहाँ के एमपी जो हैं वो वैश्य समाज से आते हैं, तो ये एमपी जीते हुए हैं सुदामा प्रसाद, और अगर हम तरारी सीट उठा करके देखें और यहाँ से राजू यादव लड़ रहे हैं, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ आरजेडी का बैकिंग, आरजेडी का समर्थक राजू यादव को मजबूत नहीं दिखाता है? आप कैसे देख रहे हैं तरारी सीट को? पंकज जी, अब आप देखिए कि मुस्लिम का वोट कितना छिटका है आरजेडी से। ये हमको कहने की बात नहीं, आप डेटा उठाइए, उसको देखिए। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 4 पर सिमट के रह गए। ये लोग तो पूरा दावा करते थे। और देखिए, यही हम बराबर कहते हैं, ये हैना साहब और साहबुद्दीन के परिवार को ये जो इन लोगों ने जोड़ा है पिछले दिनों, यह इनके लिए जरूरी और मजबूरी भी थी, दोनों परिवारों के लिए, साहबुद्दीन परिवार के लिए भी और लालू परिवार के लिए भी। तभी क्योंकि यह इनको मालूम था लालू प्रसाद यादव को। और देखिए, यह इल्म इन लोगों को देर से हुआ, लालू प्रसाद यादव को, कि हमको मुस्लिम हमसे खिसक रहे। हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, गोपालगंज में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, सीटिंग सीट आरजेडी को गंवानी पड़ी थी, याद करिए। खाली उस समय हैना साहब का जो की नाराजगी थी वो अंडर करंट मुस्लिमों के अंदर थी। तो यह कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को इन लोगों को साधने की कवायद है। और देखिए, जन स्वराज ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये 4 सीट के उपचुनाव में बेलागंज से मोहम्मद अमजद को जन स्वराज ने उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं आपके बगल पड़ोसी राज्य में, लेकिन वहां पर तो 6 सीट मिला आरजेडी को, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। यह अल्पसंख्यक लोग, मुसलमान लोग पूछ रहे हैं। और आप थोड़ा सा अगर आप बिहार के बारे में आप देखिए कि मुस्लिम लोग किधर किधर के, मुस्लिम कहां कहां कैसे कैसे किस किस स्थिति में। अगर आप
गया में चलिएगा, प्रॉपर गया की बात हम करें तो गया क्षेत्र में आपको मुस्लिम थोड़े से माने पैसे वाले दिखाई पड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में आइए थोड़े से पैसे, सिवान में आइए थोड़े पैसे, लेकिन उसके बाद आप इससे इधर चलिए सीमांचल दरभंगा के तरफ में तो क्या वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में कितनी उन लोगों को पैसे के किल्लत करिए, ये जो भी आर्थिक रूप से जो है वो दिखाई पड़ता है वहां। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, पंकज जी, प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वह कह रहे हैं और वही मुस्लिमों में यह अपील करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम जो पिछले दिनों इंटरेक्ट कर रहे थे गया में कहीं पर, तो आपको बता रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो यह बात ठीक ही ना कह रहे हैं कि मुसलमान के बेल्ट से आप जादव को जितवा दे रहे हैं, लेकिन जादव के बेल्ट से आप मुसलमान कैंडिडेट को तो जितवा कर दिखलाइए, यह तो हो नहीं रहा है। तो यह बात जो है तो मुसलमान को भी समझ में आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तरारी में जो राजू यादव की बात कह रहे हैं वह छोड़ दीजिए कि सुदामा प्रसाद जब जीते वैसे समाज से थे, वह भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे, तो वह परिस्थिति हुआ उस समय सीन सिनेरियो कुछ अलग था। ये अब कुछ और बदला है, इस बात को भी थोड़ा सा पता कर लीजिए। नहीं चलिए, बिल्कुल, लेकिन रवि जी मैं आप ही से ये सवाल करूंगा, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दीजिए। ये बताइए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है या अपने हक हुकूक के लिए लड़ता है, मतदान करता है? क्या देखा गया है, जरा इस बारे में बताइए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव आते आते तक परिस्थिति इस तरीके से बन जाती है कि मुसलमान को डराया जाता है, कहा जाता आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो ये जीत जाएगा, और मुसलमान भी उसी तरीके से सोच करके अपने उम्मीदवार को जिताने के पक्ष में कम रहता है और बीजेपी को हराने के पक्ष में ज्यादा रहता है। आपको नहीं लगता कि ये फैक्टर अंत तक कारगर हो जाएगा और फिर प्रशांत किशोर जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पानी में चला जाएगा? आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है? ये ठीक है, आप इमामगंज की भी बात कर लीजिए कि अमजद को उतारा गया है, अमजद वहां के प्रत्याशी हैं, सारी बात सही है। बेलागंज से हाँ, बेलागंज से माफी चाहेंगे, बेलागंज से मोहम्मद अमजद है। अब मोहम्मद अमजद के प्रत्याशी होने का साफ मतलब है कि मतलब ठीक है, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो किया। आप इन चारों सीट पर देख लीजिए तो महागठबंधन से कोई मुसलमान तो है नहीं, और मुसलमान नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि केवल प्रशांत किशोर मुसलमान को उम्मीदवार बना रहे हैं। तो मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको दिखाई पड़ता है, क्या मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बना देने से तरारी में भी मुसलमान वोट करने लगेंगे? यह है नहीं। देखिए तरारी का जो सिनेरियो है वह पूरी तरह से अलग है। वहां पर देखिए सुनील पांडे का वो काम किया हुआ आज के डेट में, आप पूछिए, आप वहां गांव में दूर दूर तक जाइए, आप पता करिएगा तो वो लोग क्या कहते हैं, सुदामा प्रसाद के खिलाफ बोलते हैं कि जो पहले के कालखंड में जो पांडे जी ने काम किया था वही काम है, सुदामा प्रसाद ने कुछ सड़क पुल पुलिया गली नहीं का निर्माण कर, यह स्पष्ट लोग बोलते हैं। इसमें कहीं कोई देखिए बोलने में कोई हमको गुरेज नहीं है। लेकिन आप जो है सो या बेलागंज में आप देखिए, रामगढ़ में देखिए, तरारी में इमामगंज में देखिए, वहां पर जो प्रशांत किशोर ने कुछ खेल जरूर कर दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। या परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन खेल तो प्रशांत किशोर ने किया है और खेल पंकज जी बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसका आप देखिए, अब जैसे हम 1-2 मिनट और आपका समय लेंगे। बेलागंज में आप चलिए, बेलागंज में दो यादवों के बीच में लड़ाई है, वहां पर अमजद जो है सो गेन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अमजद का गेन करना और आरजेडी का जो विश्वनाथ यादव है, सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, उनका कहीं ना कहीं आप देखिए, जो मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं वहां मुस्लिम यादव समीकरण को साध करके सुरेंद्र यादव लंबे समय तक वो अपना दुर्ग बनाए हुए थे। तो इस बार जो दुर्ग आपको खिसकता हुआ, कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो ड्यू टू दिस कि मुस्लिम जो है तो आपके साथ से अलग हटते जा रहे हैं। इसी को देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को बहुत
माइक्रो लेवल पर जाकर के हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी यह बात समझ में भी आएगी। और इसी तरह से हम देखिए वहां पर इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज में क्या है, दीपा मांझी है, वीआईपी है, वीआईपी भी छोड़ दीजिए, वीवीआईपी है। वीआईपी कहने से आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वीवीआईपी उम्मीदवार हैं। तो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं और उनका सामना वहां पर किससे हो रहा है, जो डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर, तो उसको जनसुराज ने खड़ा कर दिया है। जितेंद्र पासवान तो देखिए, ग्रामीण परिवेश में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह आपको सब मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन रात के समय में या दिन के समय में बच्चों के डॉक्टर का इलाज होना मिलना बहुत कष्टकर है। तो वो वहां से किसको बनाया, वहां जितेंद्र पासवान को। और जितेंद्र पासवान को हर 10 घर के बाद लोग उसको जानते हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तो यह सब जो प्रशांत किशोर ने कुछ तो काम किया है पंकज जी। अब थोड़ा सा ये लोग एसी कमरे में बैठ करके जो कैंडिडेट का डिक्लेयर करते हैं, और वो देखिए थोड़ा सा अंतर हुआ कि प्रशांत किशोर लोगों के बीच में जनमानस में जाकर के कैंडिडेट का डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये भी अंतर दिखाई पड़ रहा है जी। तो आप क्या मान रहे हैं प्रदीप झा जी कि तरारी, बेलागंज और इमामगंज, अगर हम तीनों की बात करें तो तरारी, बेलागंज, इमामगंज में माहौल बदल जाएगा? अगर ये 4 सीट की बात करें तो 3 सीट तो महागठबंधन के पास था और 1 सीट जो है वो एनडीए के पास था, मतलब जीतन राम मांझी के पास था। ऐसे में सवाल उठता है कि 3-1 का जो रेशियो है इस बार क्या अगर बिगड़ जाएगा तो ये तो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी होगी। अगर बेलागंज में सुरेंद्र यादव कमजोर पड़ जाते हैं, उनके पुत्र विश्वनाथ यादव कमजोर पड़ते हैं और मोहम्मद अमजद बाजी मार लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन हो जाएगा आने वाले चुनाव के लिए कि अरे भैया मुसलमान जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है। ये मैसेज साफ चला जाएगा। रवि जी हंस रहे हैं, मैं आपसे फिर इस बारे में कमेंट लूंगा। आपको नहीं लगता कि एक उम्मीदवार मोहम्मद अमजद खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं तो वो तो हीरो हो जाएंगे? और दूसरी बात ये होगी कि ये इंडिकेशन जाएगा मुसलमान प्रशांत किशोर की पार्टी से संसद जा सकता है, विधानसभा जा सकता है, और इसको लेकर के तो प्रशांत किशोर पूरा माहौल बना देंगे। क्या दिख रहा है आपको? पंकज जी, मुझे लगता है कि इस बार जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें चूंकि ये विधानसभा का उपचुनाव है और मात्र 1 साल के लिए विधायक चुने जाने वाले हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा मुझे लगता है वो स्थानीय फैक्टर काम करेगा और स्थानीय समीकरण ज्यादा प्रभावी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने कहा कि विश्वनाथ यादव की हार अगर बेलागंज में हो गई है अगर, तो ये तय मानिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए जो है शायद बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। अगर सुरेंद्र यादव की हार हो जाए, नहीं आरजेडी के लिए ही नहीं, आरजेडी के लिए ही नहीं, अगर इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू हार जाती हैं तो उनका क्या होगा फिर? बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये एनडीए के लिए भी जोरदार झटका होगा। मतलब प्रशांत किशोर हो गए प्लेयर, एक तरफ बेलागंज में वो आरजेडी को पटक दें और इमामगंज में एनडीए को पटक दें, जीतन राम मांझी को पटक दें, मतलब एनडीए को झटका, बेलागंज में महागठबंधन को झटका। और इन 2 दबंगों के सीट पे मैं कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी की बहू होना आज के डेट में बड़ी बात है, सुरेंद्र यादव के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यह भी बड़ी बात। और दोनों पॉलिटिक्स के महारथियों के बेटे और बहू हार जाते हैं और वहां से जीतता कौन है? तो जीतता है जनसुराज। तो इसका मतलब जनसुराज तो उदय हो गया। नहीं पंकज जी, मैं इसे अलग रूप में समझने का प्रयास करता हूं, शायद मैं समझा पाऊं। देखिए, बेलागंज और इमामगंज में वो अंतर है जो जीतन राम मांझी और सुरेंद्र यादव में अंतर है। अब एक चीज भूल जाते हैं हम लोग कि जीतन राम मांझी कई चुनाव हार चुके हैं, सुरेंद्र यादव अब तक चुनाव नहीं हारे हैं। ये बात सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखने की बात जरूरत है कि बेलागंज से लगातार 7 या 8 पार से सुरेंद्र यादव की कभी हार वहां नहीं हुई है, इस बात को हम लोग नहीं भूले, नंबर 1। नंबर 2, सबसे विपरीत परिस्थिति भी अब 2010 में की आरजेडी की, जब 22 विधायक मात्र चुनकर आए थे
उस बार भी सुरेंद्र यादव की जीत हुई थी और अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। इसीलिए बेलागंज को मैं इमामगंज की तुलना में अलग हटकर देखता हूँ। जीतन राम मांझी खुद कई चुनाव हार चुके हैं, आप देखिए तो कई चुनाव वो खुद हारे हैं, इसीलिए चलिए जीतन मांझी चलिए मैं आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, लगता है इस पर कमेंट देना चाह रहे हैं, रवि जी सिर हिला रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बेलागंज इमामगंज अलग है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं पंकज जी, एक में हम जो बेलागंज की बात हो रही है वहां पर हम जीतेगा कौन हारेगा कौन, यह हम नहीं कर रहे हैं, कोई हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से वहां पर आपको विश्वनाथ यादव रेस में अभी भी रेस में नहीं है। आप ये इस बात को मानिए, वहां या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर विश्वनाथ यादव रेस में नहीं हो, मनोरमा देवी रेस में है और लड़ाई मनोरमा देवी और मोहम्मद अमजद के बीच में है, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बता रहे हैं। आप देखिए वहां पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया था। आप वहां के जो मुस्लिम आप वहां पर थोड़ा सा बेलागंज का देखिए ना, कितने मुस्लिम कितने यादव हैं। ये यादव और मुसलमान दोनों को जोड़ करके, दोनों को साध करके, वही जो प्रदीप जी कह रहे थे कि सुरेंद्र यादव हमेशा जीते रहे, उसी को उन्होंने दुर्ग के रूप में बना रखा था। तो उसी दुर्ग में इस बार कहीं ना कहीं आपको मुसलमान उस छेद हुई है नौका पर, इसमें आपको मानिए न मानिए वो अलग विषय है पंकज जी, लेकिन मुस्लिम मतदाता पहले से जितने आपके साथ में मजबूती के साथ में थे आरजेडी के साथ, उतनी मजबूती के साथ नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और नहीं तो आप देखिए, हम वही बोल रहे हैं कि आप देखिए जनसुराज ने वहां से मोहम्मद अमजद को बनाया है। इससे पहले जो नाम आ रहा था प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, हाँ, जो मिर्जा गालिब कॉलेज गया में प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वो उनको बनाया था। वहां के लोग कहते हैं, आप बेलागंज में जाइएगा जो अल्पसंख्यक इलाका है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे तो वो गुरु जी रहे हैं खिलाफत हुसैन, जो उनका आदेश होगा उधर ही हम लोग वोट करेंगे। तो ये वोट कब करेंगे? 13 को वोटिंग है, 13 को पहले 8 तारीख को जुम्मा पड़ता है, फ्राइडे पड़ रहा है, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा पंकज जी। जी 8 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, देखिएगा, वोटिंग से पहले 3-4 दिन पहले जी वोटिंग से पहले, तो वो फैसला होगा 8 तारीख को। आप तब तक देखिए, हम बहुत कैलकुलेटिव वे में हम बात कर रहे हैं, और वहां पर मनोरमा देवी, और आपको देखिएगा हो सकता है कि आने वाले समय में, अगर ये तो वोट की राजनीति है, जो 2+2 होता है कि नहीं होता है राजनीति में हम नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ यादव हो सकता है कुछ समय तक रेस में आ जाए, लेकिन आज के डेट तक मनोरमा देवी और अमजद के बीच में ही बेलागंज में लड़ाई है। अब रही बात, आप जैसे इमामगंज में बात कर रहे हैं, इमामगंज में दीपा मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जो उम्मीदवार हैं, जो पुत्र वधू हैं जीतन राम मांझी की, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार और मंत्री की, उनसे भी लोगों में नाराजगी है। क्यों नाराजगी है? क्योंकि जीतन मांझी के साथ में रहने वाले व्यक्ति भी जो वहां के, जो गया के हैं, उस क्षेत्र के हैं, वह खून नहीं पिक करते हैं। तो यह एक बड़ी बड़ी समस्या है, तो इससे लोग नाराजगी है। तो वहां पर देखिए जितेंद्र पासवान जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उनकी पकड़ बहुत पुख्ता। और देखिए आप आरजेडी के उम्मीदवार को हम लोग कमजोर कैसे मान रहे हैं? वहां पर रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, 2 मांझी के मांझी में ही लड़ाई है वहां पर इमामगंज में, और वो भी पुराने लड़ाके रहे हैं राजेश मांझी जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इमामगंज से। तो यह भी एक वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है इमामगंज में और वहां पर। जी पंकज जी। चलिए, तो आलोक बस जी ये बताइए, इमामगंज में कहानी कुछ और हो सकती है, बेलागंज में कहानी कुछ और हो सकती है, तरारी में भी कहानी पलट सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन 3 से कम हो गया और जनसुराज एक सीट भी जीत गया और एनडीए अपना 1 सीट भी रिटेन नहीं कर पाया, तो ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहानी कुछ और ही दिखने लगेगी, लोग कुछ और ही बात करने लगेंगे। देखिए पंकज जी, मैंने इसके पूर्व में भी कहा आपको कि जनसुराज के लिए ये 4 चुनाव लिटमस टेस्ट होगा, और जिस तरीके से रवि जी ने अभी उसकी व्याख्या की, कि मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, कि उन्होंने, लोग एयर कंडीशन में बैठ के तय करते रहे चुनाव के कैंडिडेट्स, लेकिन 2 साल से जिस तरीके से गांव गांव रौंदा है प्रशांत किशोर ने,
वो किसी से छिपा नहीं है। और अब जिस तरीके के कैंडिडेट देने की बात किए हैं कि उसकी पकड़ वहां बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है कि शायद इन चुनावों में जनस्वराज कोई खेल न कर जाए। और जो अगर मुसलमान को उन्होंने छिटका दिया राजद से, जो अभी तक चुंबक की तरह चिपका हुआ है, तो एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस चार में क्या होगा नहीं होगा अभी इसके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन फाइट में कम से कम तरारी में, इमामगंज में तो जरूर दिख रहे हैं जनसुराज। अब वो कितना सीट ले पाते हैं, अंतोगत्वा क्या चुनाव का मोड़ आता है, ये सब अभी 13 तारीख तक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट के बाद एक ही फैक्टर है, देखिए वहां पर महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई होती थी डायरेक्ट, तीसरे किसी का कोई वजूद नहीं होता था कोई खड़ा हो जाए। लेकिन इस बार इस तरह लगता है कि एक तीसरी शक्ति के रूप में भी जनसुराज उभर के आ रही है, और जो कास्ट लाइन है उसको भी भेदने में सफल हो रही है, चाहे वो राजद का वोट हो, चाहे वो एनडीए का वोट हो, या वो अल्पसंख्यक का वोट हो। बट ये सब अभी पानी के अंदर है, ये जब बाहर निकल के आएगा तभी 13 तारीख को आपको पता चलेगा कि जनसुराज कितना डैमेजिंग फैक्टर है या कितना एग्रेसिव फैक्टर है, जिस पर एनडीए और महागठबंधन के वोटों पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी कुछ प्रेडिक्ट करने की स्थिति में हम समझते हैं कोई नहीं है। कि हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि फाइट में फलाना आदमी है और फलाने में फाइट है, लेकिन जीतेगा कौन इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। नहीं, जीतेगा कौन इसके बारे में कुछ बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर भी अगर अच्छा खासा वोट काटते हैं तो एक बड़ा फैक्टर, खतरे की घंटी तो एनडीए और तीसरी शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएंगे। तीसरी शक्ति के रूप में तो खड़े हो ही जाएंगे, और अगर एक सीट जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के पक्ष में हवा बहने लगे। लोग कहने लगेंगे कि प्रशांत किशोर एक बड़ी ताकत के रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव में उभरने जा रहे हैं। क्या प्रदीप झा जी आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, निश्चित रूप से पंकज जी, आपका कहना 100% सही है कि अगर प्रशांत किशोर इन 4 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर जीत होती है अगर उनकी, तो 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित मानिए कि उसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात केवल मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि पिछले सेगमेंट में जो है मेरे मुंह में डाल दिया गया एक बात। मैंने ये कहा कि सुरेंद्र यादव की हार 8वां आश्चर्य होगा बेलागंज में, और जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज में संकट में है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनसुराज वहां जीत ही रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि प्रशांत किशोर के बारे में कि उनकी सफलता। देखिए पंकज जी, अगर हम चुनावी इतिहास को देखें तो एक बात तय है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है, तो उनकी क्षमता पर संदेह किए बगैर और उनको रियल एस्टिमेट करते हुए मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, चुनाव में सबसे 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक तो किसी भी दल का एक तो जातीय समीकरण है। जातीय समीकरण की बात अगर हम पहले कर ले तो अभी तक कोई जाति के आधार पर कोई बेस वोट बैंक प्रशांत किशोर के साथ तैयार नहीं हुआ है। तो फिर प्रशांत किशोर के लिए जाति का मुद्दा छोड़ दीजिए, तब बात आती है दूसरा कि जाति विहीन राजनीति अगर होगी, जातीय समीकरण विहीन राजनीति होगी, तो फिर 3 तत्व आते हैं उसका कि नेता, नेतृत्व, नीति और फिर नियत। तो एक मामले में मुझे लगता है प्रशांत किशोर को सफलता मिल रही है, और वो है नीति। जिस प्रकार से वो गांव-गांव घूम रहे हैं और जिस प्रकार के सवाल वो जनता के सामने अपनी सभाओं में रख रहे हैं, उसका मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ना चाहिए, पड़ेगा, और वो दिख भी रहा है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ये पूछते हैं कि भाई आप तो लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, आप तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, आप तो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं या आरजेडी को हराने के लिए वोट करते हैं,
आप अपने बच्चे को नौकरी दिलवाने के लिए कब बात करेंगे? आप अपने बेटे को सही शिक्षा दिलाने के लिए कब बात करेंगे? तो ये बातें मुझे लगता है चलिए, जनता के बीच जनता के बीच में। नंबर 2 क्या? नंबर 2 पंकज जी, एक 10 सेकंड में और ले लेता हूं आपका। नंबर 2 क्या है कि सबसे बड़ी उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इन बातों के आधार पर तैयार हुआ मतदाता समूह को वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता है या नहीं? मुझे इस पर शक है कि चूंकि अभी तक संगठनात्मक स्तर पर प्रशांत किशोर का कोई बहुत बड़ा संगठन और मजबूत संगठन कहीं दिख नहीं रहा है, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस पे चूंकि आपके पास लोकप्रियता होती है, मुद्दे भी हैं, तो जनता आपको आपके विचारों से सहमत भी है, लेकिन अगर आप उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो ऐसा कई उदाहरण आप विगत के भी 2-3 चुनाव में हम बिहार में देखते हैं कि तेजस्वी यादव की रैली में बहुत भारी भीड़ आती थी, लेकिन जहां भीड़ आती थी वहां पर उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती थी, 2-2 लाख से हार गए थे लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, तो इसीलिए केवल भीड़ आना, समर्थन दिखना ही चुनाव जीतने का मापदंड नहीं होता। तीसरा एक और विषय है नियत का। ठीक है, देखिए प्रशांत किशोर के बारे में अब भी जो पर्टिकुलरली जो सोशल प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो समाज का जो पढ़ा लिखा तबका, जिससे प्रशांत किशोर को सर्वाधिक उम्मीद है कि ऐसा तबका प्रशांत किशोर का साथ देगा, इसलिए देगा कि बिहार तीसरा विकल्प लंबे समय से ढूंढ रहा है। ठीक है, तो क्या सवाल ये उठता है कि ऐसे जो समूह हैं उनको प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा हो पा रहा है? क्योंकि साथ साथ प्रशांत तीसरे विकल्प की खोज कर रहे हैं बिहार के लोग, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास जो इतने सारे संसाधन जुटे हुए हैं, साधन है उनके पास, इतनी गाड़ियां घूम रही हैं, इतने होल टाइमर्स पूर्णकालिक 2-2 वर्षों से सैकड़ों की संख्या में हर जिले में घूम रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? तो ये देखिए, ये जो मध्य वर्ग है, जो आदर्शवादी है, जो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है सबसे अधिक, जो माहौल बनाने में सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है, उसके मन के अंदर जब तक ये शक, ये इस प्रकार की बातें स्पष्ट नहीं होती है, तब तक प्रशांत किशोर के लिए अपने पक्ष में एक लहर, जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं कि दिल्ली की तरह, दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए जिस प्रकार का लहर पैदा हो गया, वैसे ही प्रशांत किशोर के लिए पैदा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, आप वो सारी बातें कह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम सीधा सवाल लेंगे। संतोष जी, हम 3 सीटों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपसे 3 सीट के बारे में भी आपका ओपिनियन लेंगे। एक सीट आता है, वो है रामगढ़ का। रामगढ़ से आपको मालूम है कि सुधाकर सिंह उम्मीदवार थे, जो कि अभी बक्सर से MP बन गए। अब उनके भाई अजीत कुमार सिंह चुनावी मैदान में, वहाँ पर अशोक सिंह BJP से हैं, और साथ में कहें तो सुशील कुमार सिंह, जो कि मेरे ख्याल से कुशवाहा जाति से आते हैं, वो भी मैदान में। अगर हम रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में भारी कौन दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगर आप कहें तो पहले तो ये महागठबंधन की सीट है, RJD की सीट है, और बक्सर से MP भी RJD के ही बने हैं सुधाकर सिंह। ऐसे में अगर उपचुनाव होता है तो आप किसको भारी देख रहे हैं? क्या यहाँ पर जनसुराज कुछ अपना भारी असर छोड़ने जा रहा है? और जनसुराज अगर भारी असर छोड़ने जा रहा है तो ये नुकसान किसको देगा? और अगर जनसुराज भारी असर छोड़ने नहीं जा रहा है तो उपचुनाव होने का क्या खामियाजा RJD को भुगतना पड़ सकता है, या अभी भी वहां RJD ही भारी दिखाई पड़ रही है? आप कैसे देख रहे हैं रामगढ़ की सीट को? देखिए, रामगढ़ में त्रिकोणात्मक मुकाबला है। RJD भी है, बसपा भी है और भाजपा भी है, तो तीनों में त्रिकोणात्मक मुकाबला है। अभी किसी को भारी और किसी को हल्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बहुत ही कम अंतर रहा है। तीनों कैंडिडेट लगभग बराबर ही वोट लाए थे, लगभग 50,000 के आसपास तीनों कैंडिडेट का वोट था। इस बार भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। इस बार एक फैक्टर नजर आ रहा है कि यादव वोटरों का झुकाव बसपा कैंडिडेट की ओर है इस बार, तो उसका फायदा बसपा को मिलता दिख रहा है। अगर यादव वोट बसपा कैंडिडेट अगर ज्यादा परसेंटेज लेने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि बसपा भारी पड़ेगा, और RJD को नुकसान, परिवारवाद का नुकसान होना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जगदानंद सिंह के बाद उनके एक बेटे भाजपा से चुनाव लड़े, फिर RJD से चुनाव लड़े, MLC का एक बेटा चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव उनका बेटा लड़ा, फिर अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, फिर उन्हीं का बेटा लड़ रहा है। तो वहां एक ये उनके खिलाफ, जगदानंद सिंह के खिलाफ
राजपूत समाज में भी कही है या आम लोगों में एक नाराजगी है कि अध्यक्ष हैं तो अपने परिवार को ही टिकट दे रहे हैं, परिवार के ही चुनाव लड़ा रहे हैं, तो और वर्कर का क्या होगा। वहीं भाजपा से जो उम्मीदवार है उनका तो भाजपा और एनडीए का वोट बैंक है ही, और मुझे नहीं लगता है कि वहां प्रशांत किशोर कुछ ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि एनडीए का जो वोट बैंक है वो एनडीए के वोट बैंक और प्रशांत किशोर का जो वोट है वो प्रशांत किशोर का वोट बेस मेन अपर कास्ट है, अपर कास्ट का वोट उनके तरफ झुकाव है थोड़ा सा, जो कि जदयू नीतीश जी से जो नाराज है वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं। और जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां पर प्रशांत किशोर को फायदा मिल सकता है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को थोड़ा बहुत, नहीं तो जहां भाजपा के कैंडिडेट है वहां प्रशांत किशोर कुछ खास नहीं करते दिखेंगे। हाँ, बेलागंज में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहां जो अपर कास्ट का वोट है वो उनके कैंडिडेट को जा सकता है बेलागंज में, लेकिन बाकी तरारी और रामगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फायदा। बेलागंज की बात आपने की संतोष जी, मुसलमान क्या करेगा आपके हिसाब से बेलागंज में, क्योंकि वहां तो मोहम्मद अमजद प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़े हैं। अगर आप आरजेडी के दिग्गज नेता, कह लीजिए कि बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव के सुपुत्र खड़े हैं, अभी आपसे पहले रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि बेलागंज में मुसलमान जो है वो जन स्वराज पार्टी की तरफ देख रहा है। अगर मुसलमान ऐसा देखता है तो सुरेंद्र यादव के बेटे की हालत खराब हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर सुरेंद्र यादव का वो अभेद दुर्ग माना जाता था। जब 2010 में आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई थी, उस समय भी सुरेंद्र यादव लगभग 4,500 वोट से जीते थे उस समय भी। और अभी जो स्थिति है, मुसलमान एक तरफा जाएंगे, 2-4 हजार वोट, अगर या तो मुसलमान 90% प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ जाएंगे या लास्ट आते आते वो फिर आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। अभी जो स्थिति लग रही है कि मुसलमान दो भागों में विभाजित है, आरजेडी की तरफ भी है और प्रशांत किशोर की तरफ भी है। लेकिन मुस्लिम का वोट अभी तक जो देखा जाता है रहा है कि लास्ट तक, एकदम लास्ट चुनाव के एक दिन पहले उन लोगों का मैसेज निकलता है कि नहीं, ये कैंडिडेट नहीं जीत रहा, इसको वोट दिया जाए, तो लास्ट में एक तरफ के कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर 10% भी वोट काटते हैं मुसलमानों का, 2-4-5 हजार भी वोट काट लेते, तो सुरेंद्र यादव के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि वहां यादव का भी वोट विभाजन हो रहा है। यादव का भी मुझे लगता है कि 10 से 20% वोट मनोरमा देवी ले लेंगे, 10% वोट तो निश्चित लेंगे। तो इस बार यादव का वोट में भी डिवीजन है और मुसलमान के वोट में भी डिवीजन है अभी। तो वहां पहली बार सुरेंद्र यादव मुझे लगता है कि थोड़ा परेशान दिख रहे हैं इस बार वहां, क्योंकि मुस्लिम वोट भी विभाजित हो रहा है और यादव वोट भी नहीं। तो एक बात बताइए संतोष जी, मैं आपसे लगातार सवाल कर रहा हूं, आ रहा हूं आलोक जी आपके पास भी। अगर बेलागंज में आरजेडी की स्थिति खराब है, रामगढ़ में आरजेडी की स्थिति खराब है, और ये चुनाव तो 3:1 है, 3 महागठबंधन का सीट है और 1 एनडीए का है। फर्ज करिए 1 सीट एनडीए भी हार जाती है और 4 सीट में 2 सीट आरजेडी भी हार जाती है, तो ये तो आने वाले चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल बन जाएगा। क्या कहते हैं, अगर 4 में 1 सीट भी प्रशांत किशोर निकाल लेते हैं तो आने वाले मुख्य चुनाव से पहले तो प्रशांत किशोर की निकल गई। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर अगर 1 सीट भी जीत जाते हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें मुझे कोई सीट जीतती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, वोट वो जरूर काट रहे हैं, जैसे बक्सर में तो कहीं है नहीं, तरारी में भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव कर पाएंगे, और इमामगंज में भी ज्यादा। एक बेलागंज है जहां के प्रशांत किशोर के कैंडिडेट थोड़ा प्रभावित दिख रहे हैं। आज के समय में मुसलमान वोटों में थोड़ा डिवीजन दिख रहा है, तो वो डिवीजन केवल मुसलमान वोट से तो वो जीत नहीं सकते हैं वहां, क्योंकि एनडीए का वोट बैंक है। एनडीए में अपर कास्ट का वोट अगर, जो कि नीतीश जी से नाराजगी है, जेडीयू को छोड़कर अगर प्रशांत किशोर के पर सवार होते हैं तब प्रशांत किशोर लड़ाई में आएंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि बस 5 से 10 हजार में सिमट करके रह जाएंगे। मुसलमान वोट का पहले भी उनके जो कैंडिडेट है पहले भी चुनाव लड़े हैं, पहले अच्छा वोट लाए थे। अभी जो स्थिति है मुसलमानों का, वो एक तरफा जा रहे हैं।
अभी चाहे नहीं, कहीं का भी ले पर लीजिए। आप रामगढ़ में किसको भारी देख रहे हैं? रामगढ़ की स्थिति जो आप बता रहे थे। रामगढ़ में अभी कोई भारी नहीं है सर। रामगढ़ में एकदम बराबरी की लड़ाई है। एनडीए भी बराबर है, आरजेडी भी बराबरी पे है, और बसपा भी एकदम, तीनों बराबरी की लड़ाई वहां चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत से मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर वहां होगा, 1000-2000 से वहां हार जीत होगी। और मुझे आलोक लगता है कि आलोक जी संतोष जी बिहार के बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं, और जिस तरह की बात ये बता रहे हैं, इन सब चीज से एक चीज तो निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखने वाले इकलौते जादूगर समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के इमेज पे बड़ा धक्का लगेगा अगर रामगढ़ में यादव बसपा को वोट कर देता है। रामगढ़ में मुसलमान अगर जन स्वराज को वोट कर देता है, और वहां भी यादवों के वोट में डिवीजन हो जाता है, अगर 20 से 25% यादव बट जाते हैं, तो ये तो बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सिर्फ वहां पर लालू इफेक्ट ही नहीं है, सुरेंद्र यादव इफेक्ट भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ लालू जी का क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होगा, दूसरी तरफ रामगढ़ में जगदानंद सिंह का होगा। दोनों बड़े नेता हैं आरजेडी के। अगर ये इन दोनों जगह से आरजेडी हार जाती है, तो आरजेडी का नुकसान कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू हार जाती। रवि उपाध्याय कह रहे थे कि उनकी बहू की स्थिति थोड़ी खराब है, और जो जितेंद्र पासवान हैं या फिर राजेश मांझी हैं, दोनों बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक जी, देखिए पंकज जी, इस चुनाव में जो राजद का कोर वोटर है, अब बरसों से जो कोर वोटर रहा है, यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन, पंकज जी के ये रवि जी के बाद से भी, संतोष जी के बाद से भी, कुछ हद तक प्रदीप जी के बाद से भी ये लग रहा है कि शायद ये वोट दरक जाएगा। अब कितना दरकेगा ये तो चुनाव के वक्त पता लगेगा, लेकिन अभी तक के आकलन के अनुसार इस वोट में बंटवारा होना लाजमी तय हो माना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी जन स्वराज की। खैर बसपा तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बिहार में नहीं मानता हूं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से जन स्वराज ने 1-2 सीट जीत लिया, जिसकी अभी संभावना नहीं बन रही है, तो आने वाले 2025 में बिहार के लोग भावुक हैं, इनकी एक लहर सी पैदा हो जाएगी। मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगर गलती से इन्होंने 1-2 सीट जीत लिया, अरे तो चार में अगर 2 सीट जीत लिया तब तो लहर नहीं, महालहर पैदा हो जाएगा। 1 सीट जीत लिया तब लहर पैदा हो जाएगा। बिहार के लोग भावुकता पर भी वोट करते हैं। ये पिछले वर्षों में देखा गया है कि अगर किसी की चल पड़ी तो लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। तो प्रदीप झा जी एक बात बता दीजिए, प्रशांत किशोर 4 में 1 जीत लिए या 2 जीत लिए, तो इसका मतलब तो यह माना जाएगा कि प्रशांत किशोर पांडे, जो आरजेडी घूम घूम कर कहती है, उनका टाइटल बताती है प्रशांत किशोर पांडे, मतलब यह माना जाएगा कि बिहार में लोग 33 साल की सत्ता से उबने लगे हैं, ये लालू नीतीश से एक विकल्प की तलाश में हैं। इस तरह की बात लोग सोच रहे हैं। क्या ये माना जाने लगेगा, या फिर ये भी माना जाने लगेगा कि आने वाले मुख्य चुनाव में प्रशांत किशोर की मदद के बगैर किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है? पंकज जी, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। दोनों बातें, एक आपका ये कहना कि प्रशांत किशोर के बगैर 2025 में कोई सरकार नहीं बनेगी, नंबर 1। यह भी कहना जब बहुत ही जल्दबाजी है कि जिस तरह से आपने जोर डाला प्रशांत किशोर पांडे, ठीक है, मुझे लगता है कि आज भी जो बिहार की परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें अगर प्रशांत किशोर पांडे बनेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी सफलता की संभावना घट जाएगी। नंबर 1, प्रशांत किशोर की सफलता 2 शर्तों पर निर्भर करती है पंकज जी। एक तो आपने कहा कि बिहार का एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है
जो कि इन दो बड़े भाई छोटे भाई, मतलब ये जो 1990 से लेकर 2024 और एक 25 भी जोड़ दीजिए तो 35 वर्षों से जो एक अब इधर 10 वर्षों के अंदर लगातार जो एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है बिहार का बहुत बड़ा मतदाता वर्ग, जो विकल्पहीनता के अभाव में बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट करता है और आरजेडी को हराने के लिए एनडीए को वोट करता है। तो ऐसे लोगों को एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर तभी दे पाएंगे जब वो बात मुद्दों की करेंगे, और उन मुद्दों के साथ अगर ये पांडे उभर कर आएगा तो मुझे लगता है उनको उनका नुकसान करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जैसा पिछली बार मैंने डिटेल में बताया, और संतोष जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे लगता है कि एक और फैक्टर जो काम कर रहा है इसमें देखेंगे गौर करके कि जो वर्तमान में जो विधायक हैं, जहां इन चारों विधानसभा सीटों पर देखेंगे एक कॉमन चीज पाई जा रही है कि उनके खिलाफ नाराजगी है। जीतन राम मांझी के खिलाफ नाराजगी इसलिए है परिवारवाद के कारण। वहां भी लोग यही देख रहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री बन गए, सांसद बन गए, उनकी समधन विधायिका है, बेटा मंत्री है, अब पुतों को भी दूसरा मांझी क्यों नहीं, किसी दूसरा मुसहर की बेटी को ही जो है, किसी दूसरे और दलित की बेटी को विधानसभा पहुंचने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरा मुद्दा वो पासवान के साथ क्रीमी लेयर वाला विषय, चिराग पासवान वाला इफेक्ट, वो भी इफेक्ट है। चलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा रामगढ़ में भी वही, मैं वही सवाल तो कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इसमें संतोष जी आए। संतोष जी, रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह हार जाएं, इमामगंज से दीपा मांझी हार जाए और बेलागंज से विश्वनाथ यादव हार जाएं, तो अरे भाई ये तो सारे बड़े दिग्गजों की हवा निकल गई, उनकी टाइम फिस हो गई, बचा कौन? तो चारों सीट देखिए, विधानसभा में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, चारों सीट पर परिवारवाद हावी है। तरारी में भी सुनील पांडे के बेटे हैं, जहां से वही तो मैं कह रहा हूं, सुनील पांडे के बेटे अगर हार गए, ये उधर क्या कहते हैं, जगतानंद सिंह के सुपुत्र हार गए, जैसा आप बता रहे हैं परिवारवाद को लेके यादव भी नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, आप बता रहे हैं। सवाल है कि जीतन राम मांझी से भी लोग नाराज हैं कि सब कुछ उन्हीं के परिवार का लोग क्यों बनेगा। फिर इधर मोहम्मद अमजद खड़े हो गए हैं, तो यादव और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है उसमें काट छांट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चारों जगह हैवी वेट के सुपुत्र या बहु चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये तो अलग ही कहानी गढ़ी जाएगी बिहार में। निश्चित तौर पर परिवारवाद, चारों सीट पर परिवारवाद का मामला, और कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ लगातार रहने के कारण थोड़ी नाराजगी तो होती ही है। लेकिन अंत में आते आते जो वोट बैंक है, पार्टी का वोट बैंक, वो एक तरफ जाता है। जैसे एनडीए का वोट बैंक है, तो एनडीए का जो वोट है वो, जैसे सुनील पांडे हैं वहां तरारी से, तो वहां एनडीए का जो भी वोट है वहां कोई टूटने वाला नहीं है। एनडीए का वोट बैंक, एनडीए का वहां अपर कास्ट का भी वोट टोटल मिलेगा, नीतीश जी का भी वोट, उपेंद्र जी का भी वोट, तो वहां तरारी में सीधी लड़ाई है। वहां प्रशांत किशोर के कैंडिडेट कहीं लड़ाई में भी दूर नहीं, पर किरण सिंह जो राजपूत समाज से हैं उनका क्या है? नहीं, दूर तक मैंने बताया ना, वो मुझे लगता है कि 5,000 से 10,000 के बीच में सिमट कर रह जाएंगे, जो वोट आ जाए कास्ट नाम पर, नहीं तो कहीं लड़ाई में नहीं है वो। उसके बाद आप आ जाइए इमामगंज, तो इमामगंज में भी मुझे लगता है कि लड़ाई मतलब आरजेडी और उनमें है। वहां भी प्रशांत किशोर जी का कैंडिडेट ताकि बहुत ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे। एक बेलागंज में ही है जहां संभावना एक दिख रही है कि जहां प्रशांत जी के कैंडिडेट थोड़ी लड़ाई में है, थोड़ा वोट ला सकते हैं। वो भी लास्ट आते आते, अभी तक मुसलमानों का जो देखा जा रहा है, वोट बैंक का मामला देखा जाए तो लास्ट आते आते 75% मुसलमान फिर इंडिया गठबंधन के तरफ ही शिफ्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से अपर कास्ट का वोट लास्ट आते आते एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सर ने सही कहा कि 33 वर्षों से जो नाराजगी है, बड़े भाई छोटे भाई, चाचा भतीजा लगातार सत्ता में है, तो एक वर्ग है जो कि चाह रहा है, उनसे मुक्ति चाह रहा है। तो वो वर्ग केवल मान के चलिए कि वो वर्ग केवल अपर कास्ट का वर्ग ही माना जाता है, जो कि बीजेपी का कोर वोटर है। और वो जहां बीजेपी रहेंगे वहां वो नहीं टूटने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी जहां रहेंगे वहां टूटेंगे वो वोट। हमने लगभग 200-300 लोगों से इस मामले में बात की है, अलग अलग। नहीं, तो आप बेलागंज में देख रहे हैं कि अपर कास्ट आरजेडी को वोट कर सकता है?
हाँ, बेलागंज में अपर कास्ट वहां जरूर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अपर कास्ट का झुकाव प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की तरफ है वहां पे। तो नहीं, वो अगर आरजेडी को वोट कर सकता, आरजेडी को वोट कर सकता है। अपर कास्ट का वोट आप मान के चलिए कि आरजेडी की तरफ मास वोट अपर कास्ट का कहीं नहीं जाता है। हाँ, 10 से 20% वोट पर्सनल लेवल पे अपर कास्ट का वोट आप 90 से लेकर के अभी तक चुनाव के बाद से नहीं, अपर कास्ट और यही बात मैं आपसे इमामगंज के लिए पूछूं तो इमामगंज में वो एनडीए को वोट जाएगा, अपर कास्ट का वोट इमामगंज में, चूंकि वहां एनडीए के कैंडिडेट के रूप में जीतन राम मांझी को देखा जा रहा है। अपर कास्ट की नाराजगी नीतीश जी से है बिहार के। आपने देखा होगा 20 के चुनाव में भी अपर कास्ट 50% वोट नहीं दिया था। 15 के चुनाव में तो नीतीश जी आरजेडी के साथ थे। तो अपर का जो बीजेपी का कोर वोटर है उसकी नाराजगी है बीजेपी से, ये नीतीश जी से, और वो वोट नहीं करते हैं। और लोकसभा चुनाव में चूंकि मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नहीं करते हैं। आप देख लीजिएगा कि जहां नीतीश जी इस बार भी चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है 40 सीट से आगे नहीं जाएंगे वो। जैसे पिछले बार चिराग पासवान ने वोट काटा था, तो इस बार प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा ही मिलेगा। वो जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन वोट उनको 10,000 से 15,000 आएगा जहां उनके जदयू के कैंडिडेट जहां पे होंगे। लेकिन जहां भाजपा के कैंडिडेट होंगे वहां प्रशांत किशोर 5,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे। जहां एनडीए के कैंडिडेट भाजपा के होंगे, लोजपा के होंगे, वहां उनको वोट मिल जाएंगे। लेकिन जदयू जहां है वहां वो उनकी स्थिति खराब। तब तो आपके हिसाब से एनडीए की स्थिति ज्यादा खराब होगी। बहरहाल इन 4 सीटों पर की स्थिति खराब होगी जी। हाँ, जेडी, चलिए, तो वो तो एनडीए की सीट क्योंकि अब एनडीए में बड़े भाई के रूप में तो जेडीयू ही रहेगी ना। तो बिहार की बात में खासतौर पर हम आपको ये बता सके कि कौन सी सीट पर कौन भारी है और उपचुनाव में किसकी स्थिति कैसी है। बड़ा सवाल यह है कि नई पार्टी जो कि जन स्वराज पार्टी है, क्या एक भी सीट इन 4 सीटों में से एक भी सीट जीत पाएगी? अगर ऐसा कर पाती है तो यकीन मानिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी एक बड़े प्लेयर के रूप में देखी जाएगी। बहरहाल इन 4 सीटों का परिणाम एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है, लोग किसके बारे में सोच रहे हैं। क्या लोग वाकई नए मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं, या लोग एनडीए का ही शासन चाहते हैं, या लोग किसी की भी सरकार चाहते हैं उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की भी चाहते हैं। इन 4 सीटों के उपचुनाव से ये इंडिकेशन जरूर मिलेगा। आलोक वत्स जी आपका, संतोष जी आपका, प्रदीप झा आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।